नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास भूगोल से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाने वाले कई तथ्य शामिल हैं। जी। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन सवालों के जवाब रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की जो कहानी है, उसे समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये नदियाँ, पहाड़ और सीमाएं, ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें क्यों नहीं हैं। बिल्कुल। अक्सर भूगोल को सिर्फ क्या कहते हैं, तथ्यों का एक संग्रह मान लिया जाता है। सबसे लंबा क्या है, सबसे ऊंचा क्या है। हाँ, बस फैक्ट्स। पर असल मजा तो तब आता है जब हम इन तथ्यों के पीछे का क्यों और तो क्या पूछते हैं। और आज हम यही करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस भौगोलिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए। ठीक है, तो भारत की जीवन रेखाओं यानी नदियों से शुरू करते हैं। स्रोतों में पहला ही सवाल है जो शायद सबसे आम कंफ्यूजन पैदा करता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ज्यादातर लोग गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच उलझ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई तो ज्यादा है ना? फिर जवाब गंगा क्यों होता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। अच्छा। इसका सीधा जवाब है गंगा नदी। भारत के भीतर इसकी लंबाई करीब 2525 किलोमीटर है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं, वो कुल मिलाकर बेशक लंबी है, पर उसका ज्यादातर सफर भारत की सीमाओं के बाहर होता है। ओ, तो जब सवाल भारत की सबसे लंबी नदी का होता है। बिल्कुल। तब हम उस हिस्से को मापते हैं जो देश के अंदर बहता है, और यहीं गंगा बाजी मार ले जाती है। तो ये भारत की शब्द पर ध्यान देने वाली बात है, लेकिन ये सिर्फ एक तकनीकी अंतर से ज्यादा कुछ लगता है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ किलोमीटर का खेल नहीं है, ये दोनों नदियों के चरित्र का भी सवाल है ना? गंगा आप देखिए, भारत के दिल से निकलती है, गंगोत्री से, और देश के सबसे गनी आबादी वाले मैदानी इलाकों से गुजरती है। वो एक तरह से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धमनी जैसी है। सही बात है। वहीं ब्रह्मपुत्र एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। वो तिब्बत से निकलकर भारत में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेकर आती है और फिर बांग्लादेश चली जाती है। उसका स्वभाव बहुत जंगली और विशाल है। एक माँ जैसी तो दूसरी एक शक्तिशाली ताकत। ठीक कहा। एक भारत को पोषित करने वाली माँ जैसी तो दूसरी एक शक्तिशाली सीमाएं लांघने वाली ताकत। इसी से जुड़ा एक और बिंदु है स्रोतों में अलकनंदा और भागीरथी का संगम। इसे देवप्रयाग कहा गया है। ये सिर्फ एक भौगोलिक घटना है या इसका कोई और महत्व भी है? ये तो भारत के सबसे पवित्र भौगोलिक स्थलों में से एक है। तकनीकी रूप से देखें तो गंगोत्री से जो धारा निकलती है उसका नाम भागीरथी है। अच्छा। जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है, तब उस मिली हुई धारा को गंगा का नाम दिया जाता है। तो एक तरह से देवप्रयाग वो जगह है जहां गंगा असल में जन्म लेती है। वाह, ये सिर्फ दो नदियों का मिलन नहीं है। नहीं नहीं, ये हजारों सालों की आस्था और पौराणिक कथाओं का भी संगम है। परीक्षा के लिए देवप्रयाग एक तथ्य है, लेकिन भारत को समझने के लिए ये गहरी भावना है। और जहां एक तरफ गंगा जीवन देती है, वहीं हमारे स्रोतों में एक ऐसी नदी का भी जिक्र है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी। ये शोक शब्द बहुत भारी लगता है, ऐसा क्यों है? शोक शब्द यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। देखिए, कोसी नदी के साथ समस्या सिर्फ बाढ़ नहीं है, बल्कि उसकी अप्रत्याशित अनप्रेडिक्टेबल प्रकृति है। अनप्रेडिक्टेबल कैसे? इसका कारण छिपा है हिमालय में। हिमालय दुनिया के सबसे युवा और क्या कहते हैं अस्थिर पहाड़ों में से है। तो वहां से जब कोसी नीचे उतरती है तो अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट यानी गाद लेकर आती है। अच्छा, बहुत सारी मिट्टी और पत्थर। हाँ, और जब ये बिहार के समतल मैदानों में पहुंचती है तो ये उस गाद को जमा कर देती है। इससे होता क्या है कि उसका अपना ही रास्ता बंद हो जाता है। वो खुद ही अपने रास्ते में दीवार बना लेती है। ठीक समझें। और फिर पानी को बहने के लिए कोई और रास्ता खोजना पड़ता है। इसीलिए कोसी पिछले 200 सालों में 120 किलोमीटर से ज्यादा पश्चिम की ओर खिसक चुकी है। 120 किलोमीटर? जी, आप सोचिए, जिस गांव के बगल से पिछले साल नदी बह रही थी, हो सकता है इस साल वो गांव ही नदी के रास्ते में आ जाए। ये सिर्फ बाढ़ नहीं, ये एक भौगोलिक धोखा है, और इसी वजह से इसे बिहार का शोक कहते हैं। ये तो सचमुच एक अलग ही दृष्टिकोण है।
तो ये थी हिमालय की नदियां। अब अगर हम दक्षिण की ओर चलें, प्रायद्वीपीय भारत की तरफ, तो वहां की नदियों की कहानी कैसी है? स्रोतों के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। हाँ, और गोदावरी की कहानी हिमालय की नदियों से बिल्कुल अलग है। ये नदियां ग्लेशियरों से नहीं, बल्कि मानसून की बारिश से चलती है ना। सही, ये उन प्राचीन कठोर चट्टानी पठारों पर बहती हैं जो हिमालय से लाखों साल पुराने हैं। गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, वो दक्षिण भारत के लिए वही महत्व रखती है जो उत्तर में गंगा का है। वृद्ध गंगा, ये नाम शायद इसीलिए पड़ा होगा। हाँ, कह सकते हैं। इसका वृद्ध नाम शायद इसके शांत और धीमे प्रवाह और उस प्राचीन भूभाग से होकर गुजरने के कारण पड़ा है। और यहीं पर एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली। हमारे नोट्स में लिखा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां इससे होकर बहती हैं। ये रिफ्ट वैली आखिर है क्या? इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि लाखों साल पहले जब भारतीय उपमहाद्वीप एशिया से टकराया, तो उस जबरदस्त टक्कर से जमीन में सिर्फ सिलवटें, मतलब हिमालय ही नहीं पड़े, बल्कि कुछ दरारें भी बन गईं। बिल्कुल, कुछ गहरी दरारें भी बन गई। नर्मदा और ताप्ती नदियां इन्हीं प्राचीन दरारों से होकर बहती हैं। ये सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक संकरे रास्ते से गुजरती हैं। और इसी वजह से उनका व्यवहार बाकी नदियों से अलग होता है। नोट्स कहते हैं कि ये डेल्टा नहीं, बल्कि ज्वार नदमुख, मतलब एस्चुरी बनाती हैं। एकदम सही। सोचिए, गंगा जैसी नदियां जब समंदर के पास पहुंचती हैं, तो उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है। हाँ, और वे अपने साथ लाई सारी मिट्टी को पंखे की तरह फैला देती हैं, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती एक ढलान वाली संकरी घाटी से तेजी से बहती हुई आती हैं और सीधे अरब सागर में समा जाती हैं। तो उनके पास मिट्टी फैलाने का समय या जगह ही नहीं होती। बिल्कुल, वे समुद्र में एक गहरी खाई बनाती हैं, जहां मीठा और खारा पानी मिलता है। इसी को एस्चुरी कहते हैं। तो उनकी घाटी की बनावट ही उनके मुहाने का स्वरूप तय करती है। अद्भुत है। नदियों से जुड़ा एक और मुद्दा जो स्रोतों में है, वो है कावेरी जल विवाद। ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बताया गया है। हाँ, और ये विवाद हमें भूगोल के एक और पहलू से मिलाता है, जब भूगोल राजनीति और अर्थव्यवस्था से टकराता है। कावेरी एक प्रायद्वीपीय नदी है। मतलब मॉनसून पर निर्भर। जी, जब मानसून कमजोर होता है तो नदी में पानी कम हो जाता है। अब कर्नाटक, जहाँ से नदी निकलती है, उसे अपने किसानों के लिए पानी चाहिए, और तमिलनाडु, जो नदी के बहाव में नीचे है, उसे अपनी फसलों के लिए। यहीं से विवाद शुरू होता है। ये सिर्फ दो राज्यों के बीच पानी की लड़ाई नहीं है, ये कृषि, जीवन शैली और बदलते जलवायु पैटर्न से जुड़ी एक बहुत ही जटिल समस्या है। चलिए, अब नदियों से आगे बढ़कर भारत की सीमाओं और उसके विस्तार पर नजर डालते हैं। यहां भी एक क्लासिक कंफ्यूजन वाला सवाल है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट? ये सवाल असल में हमारे भारत की परिभाषा को चुनौती देता है। अगर आप भारत के नक्शे को देखें और सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें, तो सबसे दक्षिणी नोक कन्याकुमारी है, जहां 3 सागर मिलते हैं। हाँ, लेकिन भारत सिर्फ मुख्य भूमि तो नहीं है। हमारे पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी हैं। तो जब हम संपूर्ण भारत की बात करते हैं, तो सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट है। ये मुख्य भूमि बनाम संपूर्ण भारत का अंतर है। जी बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि भारत की संप्रभुता सिर्फ उसकी जमीनी सीमाओं तक ही नहीं, बल्कि समुद्र में भी फैली हुई है। सीमाओं की बात चली है, तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा बताया गया है। अक्सर लोग इसे रैडक्लिफ रेखा से कंफ्यूज कर देते हैं। ये कन्फ्यूजन स्वाभाविक है क्योंकि दोनों ही रेखाएं ब्रिटिश राज की विरासत है। रैडक्लिफ रेखा 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय खींची गई थी, बहुत जल्दबाजी में। हाँ, वहीं मैकमोहन रेखा 1914 के शिमला समझौते का परिणाम है, जिसे ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने मिलकर तय किया था। चीन इस रेखा को नहीं मानता, और यही भारत-चीन सीमा विवाद का एक बड़ा कारण है। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक राजनीतिक मुद्दा भी है। हाँ, एक जटिल ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दा जो आज भी जिंदा है। और इसी बड़े भौगोलिक विस्तार का एक नतीजा है हमारा समय। नोट्स में बताया गया है कि भारतीय मानक समय IST, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT से 5.5 घंटे आगे है। ये एक सीधा तथ्य है, पर यह तय कैसे हुआ? ये देशांतर रेखाओं का खेल है। पृथ्वी घूमती है और सूरज की रोशनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर पड़ती है।
दुनिया ने समय का हिसाब रखने के लिए लंदन के ग्रीनविच को 0 डिग्री देशांतर मान लिया। ठीक है। भारत का विस्तार लगभग 30 डिग्री देशांतर तक है, जिसका मतलब है कि हमारे पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच करीब 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का? जी। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने देश के लगभग बीच से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को अपना मानक समय मान लिया, और ये रेखा GMT से ठीक 5.5 घंटे आगे पड़ती है। अब भारत के अंदर के कुछ सबसे बड़े और सबसे ऊंचे तथ्यों पर आते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, यहाँ भी एक पेंच है, क्योंकि कई लोग कंचनजंगा को सही जवाब मानते हैं। और यहाँ फिर से भूगोल और राजनीति आपस में मिल जाते हैं। K2, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो काराकोरम रेंज में स्थित है। ये उस क्षेत्र में पड़ती है जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। अच्छा, POK में। हाँ, चूंकि भारत इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है, इसलिए भारत के आधिकारिक रिकॉर्ड में K2 ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर सवाल ये हो कि भारत में निर्विवादित रूप से स्थित सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तब जवाब सिक्किम में स्थित कंचनजंगा होगा। तो ये सवाल पर निर्भर करता है। जी, कि सवाल कैसे पूछा गया है। ये जानना वाकई दिलचस्प है। झीलों की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर की वुलर झील है, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील ओडिशा की चिल्का झील। मतलब ये जमीन की प्लेटों में हलचल के कारण बनी दरार में पानी भरने से बनी है। और वहीं चिल्का झील एक लगून है। वो कभी समुद्र का हिस्सा थी, लेकिन धीरे धीरे रेत के जमा होने से वो समुद्र से लगभग अलग हो गई और एक विशाल खारे पानी की झील बन गई। एक जमीन की हलचल से बनी, दूसरी समुद्र की देन है। अब अगर हम भारत से निकलकर विश्व पटल पर देखें तो कुछ ऐसा ही पैटर्न नजर आते हैं। जैसे विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, लेकिन आयतन में सबसे बड़ी अमेज़न है। ये बिल्कुल गंगा और ब्रह्मपुत्र वाली बात हो गई। एकदम सही। ये हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा या सबसे लंबा जैसे शब्द बहुत सापेक्ष होते हैं। नील नदी एक पतली रिबन की तरह हजारों किलोमीटर रेगिस्तान को पार करती है, वहीं अमेज़न नदी 100 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ी हो सकती है। 100 किलोमीटर? जी, और उसमें इतना पानी होता है कि वो दुनिया की अगली 7 सबसे बड़ी नदियों के कुल पानी के बराबर है। तो एक लंबाई में महान है, दूसरी अपनी विशालता में। और इसी विशालता का एक और उदाहरण है पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु, मैरियाना गर्त। डाल दें तो भी वो डूब जाएगा। हाँ, उसकी चोटी समुद्र की सतह से 2 किलोमीटर नीचे होगी। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी धरती की सतह के बारे में जितना जानते हैं, उसकी गहराइयों के बारे में उतना ही कम जानते हैं। और अब आज का आखिरी तथ्य, जो एक उपनाम से जुड़ा है। विश्व की छत, मतलब रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर के पठार को कहा जाता है। इससे पामीर नॉट या पामीर की गांठ कहना ज्यादा सही होगा। आप कल्पना कीजिए कि मध्य एशिया में एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की कुछ सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश, तियान शान आकर एक साथ मिलती हैं। एक जंक्शन की तरह। बिल्कुल, जैसे किसी रस्सी में गांठ लगी हो। इस गांठ की औसत ऊंचाई ही इतनी ज्यादा है कि एक विशाल पठार का रूप ले लेती है। इसी वजह से इसे विश्व की छत कहा जाता है। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए जो यात्रा की, उससे एक बात तो साफ है, भूगोल सिर्फ स्थिर तथ्यों का नाम नहीं है। बिल्कुल, हर तथ्य के पीछे एक कहानी है। बिल्कुल। आज की चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, हमेशा विवरणों पर ध्यान दें और सवाल पूछें। मुख्य भूमि और संपूर्ण देश में क्या फर्क है? लंबाई और आयतन में से क्या पूछा जा रहा है? सही बात है। भारत में स्थित और भारत की सबसे ऊंची में क्या अंतर है? ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो सतही जानकारी और गहरी समझ के बीच का फासला तय करती हैं। और इससे पहले कि हम आज की चर्चा समाप्त करें, एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। हमने आज जितने भी भौगोलिक तथ्यों की बात की, ये सब हमें एक खास समय का स्नैपशॉट देते हैं, पर क्या ये तथ्य हमेशा ऐसे ही रहेंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचार करने वाला सवाल है। हम जलवायु परिवर्तन की युग में जी रहे हैं। जिन गंगोत्री ग्लेशियरों से गंगा निकलती है, वे सिकुड़ रहे हैं। मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है, जिससे कावेरी जैसा जल विवाद और भी गंभीर हो सकता है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से हो सकता है कि हमारे तटीय बिंदु ही बदल जाएं। तो आज का भूगोल कल का इतिहास बन सकता है। मतलब भविष्य का सबसे बड़ा सवाल कुछ और ही होगा।
हाँ, शायद भविष्य का सबसे बड़ा भौगोलिक सवाल ये नहीं होगा कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, बल्कि ये होगा कि क्या हमारी नदियां जीवित रहेंगी। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं।